चाहूंगी कि तालियों के साथ गजेंद्र जी का आप स्वागत कीजिए और मैं दरख्वास्त करूंगी जैसे तो जिस सेशन का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था वो आपके सामने है। भारत 24 के विजन ऑफ न्यू इंडिया कॉन्क्लेव में इस वक्त हमारे साथ गजेंद्र सिंह शेखावत जी जुड़ चुके हैं, जो कि जल शक्ति मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे हैं। राजस्थान की बागडोर भी एक तरीके से संभाल रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त सीधा पार्लियामेंट से आप यहाँ रुक कर रहे हैं, क्या खबर है वहां की? जो विपक्ष मणिपुर पर चर्चा की बात कर रहा था, आज राज्यसभा में एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। ट्रेजरी बेंचेस के सारे सांसद खड़े होकर के मणिपुर पर चर्चा हो इसकी डिमांड कर रहे थे और विपक्ष चर्चा से भाग रहा था। और एक बार ये बात सिद्ध हुई जो हम पिछले लगातार लगभग हफ्ते से कह रहे हैं कि ये विपक्ष के लिए मणिपुर मात्र मुद्दा है, वो इस पर चर्चा नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं
कि मणिपुर पर अगर बात होगी तो बात दूर तलक जाएगी। जो एक उंगली मणिपुर की तरफ उठेगी, वो कुछ उंगलियां जो हैं वो राजस्थान की तरफ, छत्तीसगढ़ की तरफ, वेस्ट बंगाल की तरफ उठेगी, और वहां की चर्चा किसी भी हालत में, किसी भी चर्चा में वहां की बातों का उल्लेख हो, ये विपक्ष चाहता नहीं है। मुझे लगता है कि ये ऐसा गतिरोध है, सिर्फ गतिरोध बनाए रखने के लिए गतिरोध बनाया जा रहा है। पर मामला तो अब नो कॉन्फिडेंस मोशन तक पहुंच चुका है मंत्री जी। चलिए, वो तो जिस दिन चर्चा होगी उस दिन, इस विषय पर जब चर्चा होगी तब निश्चित रूप से बहुत सारी बातें हैं जिनको लेकर के ऐसे भ्रमजाल बुने जा रहे हैं, वो बहुत सारी बातें क्लियर होने वाली हैं। और उसका जिस दिन उस पर चर्चा होगी और उस पर जवाब होगा, तब आप देखिएगा कि वहां का मंजर, लोकसभा का मंजर कैसा होता है। तैयारी पूरी है मतलब? उसमें तैयारी करने की मुझे लगता है कोई विशेष आवश्यकता भी नहीं है। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, और हम अपने किसी भी ऐसा काम जिस पर हमको पर्दा डालने की आवश्यकता पड़े, ऐसा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी में होता नहीं है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है और बाकी दूसरे घटक दल है, दूसरी तरफ इंडिया। उस इंडिया फॉर्मेशन के बारे में और उस नए ग्रुप के बारे में मंत्री जी का क्या ख्याल है? क्योंकि उनका ये मानना है कि 2023 के जो ये चुनाव, 24 के जो चुनाव आने वाले हैं, वो आपको धराशायी कर देने वाले हैं। देखिए, पहले तो ये कहूंगा कि नाम बदलने से चाल, चरित्र और चेहरे नहीं बदलते। कपड़े बदल लेने से लोगों के आचरण और व्यवहार नहीं बदलते, लोगों के इतिहास नहीं बदलते। भारत की राजनीति अब और भारत का लोकतंत्र 75 साल का हो गया है। भारत का मतदाता परिपक्व है और वो ये जानता है कि कौन कहां किस प्रतिबद्धता के साथ में खड़ा है। आप 2018 उठा करके देख लीजिए, 19 के चुनाव से पहले ठीक इसी तरह के गठबंधन बनाए गए थे। ठीक इसी तरह से एक दूसरे की बाहें ऊपर उठा कर, पकड़ करके, हाथ ऊपर उठा करके कई सारे फोटो ऑप्स किए गए थे। कई तरह के आधारहीन, तथ्यहीन विषयों को खड़ा करके, नॉन इश्यूज को इश्यू बना करके छींटे उछालने की कोशिश की गई थी। लेकिन देश जानता है, देश के मतदाता जानते हैं, देश के लोग जानते हैं कि भारत और भारत के भविष्य के लिए किसकी आवश्यकता है। 2014 में जितने मत प्रतिशत के साथ में भारतीय जनता पार्टी को चुन करके भेजा था, 2019 में उससे ज्यादा मत प्रतिशत और सीटों के साथ में चुन करके भेजा। और मैं जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जैसा कहा है, 2024 के चुनाव में एक और नया इतिहास रचा जाएगा। और ये इतिहास का आंकड़ा अगर मैं आपसे जानना चाहूं तो 303, अब इसके भी परे आंकड़ों की बाजीगरी पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस दिन विराम लगा दिया था। 34% से 43%, और अब की बार 50% मत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। हम उस लक्ष्य को लेकर के काम कर रहे हैं। उस लक्ष्य में आपका मंत्रालय कितना मददगार साबित होगा? क्या जल शक्ति मंत्रालय शक्ति के तौर पर उभरा है? लेकिन निश्चित रूप से मैं एक बात कह सकता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से जो योजनाओं का एक क्रमबद्ध श्रृंखला 2014 से प्रारंभ की थी, जनधन खातों से प्रारंभ होकर के हर गरीब को घर मिले, हर घर में शौचालय हो, हर घर में गैस का चूल्हा हो, हर घर में बिजली पहुंचे, इन लक्ष्य को लेकर के जो योजनाएं प्रारंभ की गई थी, उसकी पूर्णाहुति 2019 में दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद में उन्होंने जब लाल किले के प्राचीर से ये उद्घोष किया कि अब हम हर घर तक पीने का स्वच्छ पानी पहुंचाएंगे। पिछले 5 वर्षों में जिस तरह से जिन योजनाओं जिनका उल्लेख मैंने किया, उनको धरातल पर उतारा गया, और उसका जिस तरह का सकारात्मक प्रभाव 2019 के चुनाव में देखने को मिला, निश्चित ही अब की बार के चुनाव का सबसे बड़ा डिलीवरेबल अगर कोई होगा तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा चलाई जाने वाली माननीय प्रधानमंत्री जी की जल जीवन मिशन की योजना होगी। देखिए, एक परिवार में गृहिणी को जो सबसे बड़ी चुनौती थी, 2019 तक आजादी के 72 साल पूरे हो जाने के बाद भी देश की सरकारों के द्वारा, चुनी हुई राज्यों की सरकारों के द्वारा, स्थानीय सरकारों के द्वारा जितने प्रयास किए गए थे, उनके बावजूद में भी देश में केवल 16% ग्रामीण परिवारों तक पीने का पानी जो है वो नल के माध्यम से पहुंचता था।
अगर मैं एब्सोल्यूट नंबर्स में बात करूं, 19 करोड़ 40 लाख परिवारों में से मात्र 3 करोड़ 23 लाख परिवारों तक ही पीने का पानी पहुंचता था। बाकी शेष 16 करोड़ परिवारों की महिलाओं को अपने सर पर मटका उठा करके कहीं 500 मीटर, कहीं 200 मीटर, कहीं 100, 1000, 1 किलोमीटर, कहीं 2 किलोमीटर, और मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां 5-5, 10-10 किलोमीटर जो है पीने का पानी लाने की मजबूरी थी। हजारों परिवार देश में ऐसे थे, हैबिटेशंस हजारों ऐसे थे, लगभग 57,000 हैबिटेशंस ऐसे थे जहां क्वालिटी अफेक्टेड पानी पीने को, चाहे वो आर्सेनिक का जहर हो उसमें, चाहे फ्लोराइड हो, चाहे नाइट्रेट हो, चाहे सैलिनिटी हो, चाहे जो है आयरन कंटेंट हो, ऐसे कंटेमिनेटेड पीने का पानी पीने को महिला अपने परिवार को पिलाने के लिए मजबूर थी। आप दर्द समझने की कोशिश कीजिए कि एक माता पानी दूर से लेकर के आती है, ये जानते हुए भी कि ये पानी जो मैं अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने पिता को, अपने परिवारजनों को पिला रही हूं, ये जीवन पर्यंत उसके लिए उसमें कोई शारीरिक दोष उत्पन्न करने वाला है, लेकिन फिर भी पिलाने की मजबूरी है क्योंकि ऑल्टरनेटिव नहीं है। जल जीवन मिशन ने इन सब समस्याओं पर विराम लगाने का काम किया है। आज हम 16% से आगे बढ़कर के 65% तक पहुंचे। 72 ईयर्स में जितना काम हुआ था उसका 3 गुना डिलीवरी हमने पिछले 3.5 पौने 4 साल के कालखंड में की है, और हम 100% के लक्ष्य की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और मैं ये मानता हूं कि जल जीवन मिशन और जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा लिया गया ये इनिशिएटिव, प्रधानमंत्री जी का ये तोहफा जो है, निश्चित ही लोगों के जीवन को जिस तरह से प्रभावित कर रहा है, ये प्रत्यक्ष रूप से ड्रेजरी से मुक्ति मिली है, इसके अतिरिक्त भी स्वास्थ्य में जिस तरह से लाभ मिलने वाला है, ये निश्चित ही आने वाले चुनाव में एक बहुत महत्वपूर्ण और प्रभावी मुद्दा होगा। अगर एब्सोल्यूट नंबर्स में आपसे मंत्री जी मांगू तो ये जो हर घर जल पहुंचाने का आपका सपना था या आपका वादा था, वो कितना पूरा हो पाया, कितना प्रतिशत? जैसा मैंने कहा कि अब हम 65% को पार कर चुके हैं। 65% को पार कर चुके हैं। अगर एब्सोल्यूट नंबर्स में बात करूं तो हम लगभग 9 करोड़ 50 लाख नए परिवारों तक पीने का पानी पहुंचाने में कामयाब हुए हैं। जो संख्या 3 करोड़ 23 लाख थी, वो संख्या आज 12 करोड़ 75 लाख के आसपास पहुंचने वाली है। और हम जिस गति से काम कर रहे हैं, जिस तरह से काम कर रहे हैं, आज बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, गुजरात ने 100% किया है, गोवा ने 100% किया है, पंजाब ने 100% किया, हरियाणा ने 100% किया, तेलंगाना ने 100% किया है, दादरा नगर हवेली ने 100% किया है, हिमाचल प्रदेश ने 100% किया, और ऐसे बहुत सारे श्रृंखला में राज्य हैं जो इसके करीब हैं, पहुंचने वाले हैं। कुछ राज्य हैं जहां जिस गति से काम करने की आवश्यकता थी, अपेक्षा थी, वो अपेक्षित गति से काम नहीं कर पाए, लेकिन हम निरंतर उस पर दृष्टि बनाए हुए हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि हम 100% का जो लक्ष्य लेकर के कि हम 2024 के अंत तक पूरा करेंगे, उस आंकड़े को प्राप्त करने में कामयाब होंगे। हमारे एक व्यूअर हैं और वो आप ही के संसदीय क्षेत्र से आते हैं। एक सवाल उन्होंने भेजा है, वो ये कह रहे हैं कि सब जगह तो भूल जल स्तर जो है वो एक गंभीर समस्या होता है, लेकिन आपके इलाके में पानी बढ़ रहा है, खासकर वो जो राइजिंग वाटर वो वॉल सिटी के आसपास के इलाके में है, उसके लिए मंत्री जी ने क्या काम किया है और क्या वो जल्दी उसका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकलेगा? नहीं, निश्चित रूप से चुनौती है। देश में सब जगह जो आपने चर्चा की कि जमीन के पानी का स्तर घट रहा है, मैं पहले उस विषय पर आपसे बात करना चाहता हूं। देखिए, हमारी अंडरग्राउंड वाटर पर डिपेंडेबिलिटी दुनिया में सबसे ज्यादा है। दुनिया में जितना जमीन में से, धरातल में से पानी निकाला जाता है, उसका 25% हिस्सा हम अकेले भारत में निकालते हैं। अमेरिका और चाइना जो दूसरे और तीसरे पायदान पर हैं हमारे पीछे, वो दोनों मिलाकर के जितना पानी विड्रॉ करते हैं, हम उसका 1.5 गुना पानी अकेले विड्रॉ करते हैं। और अत्यधिक दोहन के कारण से निश्चित रूप से हमारे अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज जो हैं वो दबाव में थे, निरंतर उनमें पानी जो है वो घट रहा था। लेकिन पिछले 10 साल में जिस तरह से इंटीग्रेटेड एफर्ट्स किए गए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए जो सुजलाम सुफलाम की कल्पना गुजरात में की थी, माननीय वसुंधरा जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान जिस तरह से राजस्थान में किया था, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में जिस तरह से नीरू चेट्टू, जल जीवन हरियाली मिशन जो है बिहार में हुआ,
और 2014 के बाद में निरंतर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब कभी भी जहां कहीं भी अपॉर्चुनिटी थी उस प्लेटफॉर्म से जब जल संरक्षण, भूगर्भ के जल के पुनर्भरण, विवेकपूर्ण तरीके से हम जल का उपयोग करें, इस बारे में चर्चा की। 2019 में इंटीग्रेटेड मिनिस्ट्री बना करके हमने ऑर्गेनाइज तरीके से जिस तरह से इसमें देश भर में एफर्ट्स प्रारंभ किए, जल शक्ति अभियान जो है जिस तरह से देश भर के 700 जिलों में चलाया गया, आज उसका परिणाम है कि मैं गर्व के साथ और खुशी के साथ आपसे साझा कर सकता हूं, आपके दर्शकों से भी साझा कर सकता हूं कि जो डिप्लीटिंग ट्रेंड था हमारा कि हर बार हम 2 या 3 साल बाद में जो आकलन करते थे, उस आकलन से हमारा जो ओसीएस कैटेगरी थी, जो पानी का स्तर भूगर्भ का घट रहा है, ओवर एक्सप्लॉइटेड जो है हमारे ब्लॉक्स होंगे, या जो क्रिटिकली एक्सप्लॉइटेड, सेमी क्रिटिकल एक्सप्लॉइटेड जो ब्लॉक्स थे, जो लगभग देश की टोटल 6000 ब्लॉक्स जिनको हम मॉनिटर करते हैं उसका 20% होते थे, वो हर बार बढ़ जाते थे। पहली बार इन सारे इंटीग्रेटेड एफर्ट्स का परिणाम हुआ है कि वो बढ़ने का क्रम थमा है और जो डिप्लीटिंग ट्रेंड था हम उसको रिवर्स करने में कामयाब हुए। इसलिए देश के सामने जो चुनौती थी, मैं ये नहीं कहता कि हम 100% एड्रेस कर पाए, लेकिन हम समाधान की दिशा में आगे बढ़ने में कामयाब हुए। ये कामयाबी हमको मिली है, ये यश माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ जो है एकीकृत प्रयासों के कारण से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिला है। जो मेरे शहर की चर्चा की, बिल्कुल देश से उलट समस्या है कि जोधपुर में जो है एक सर्टेन एरिया में, सिटी वॉल सिटी और वॉल सिटी के बाहर के एरिया में जमीन का पानी निरंतर ऊपर बढ़ रहा है और लगभग शहर में 100 से ज्यादा ट्यूबवेल 24 घंटे 365 दिन पानी निकाल करके वो सिस्टम से बाहर निकाल करके उलीचते हैं ताकि जमीन के पानी का स्तर जो है वो सामान्य बना रहे। बहुत सारे उसके ऊपर स्टडीज हुई। आईआईटी रुड़की ने एक स्टडी करके ये पाया कि जोधपुर जो है एक रायलाइट की चट्टान पर बसा हुआ है। नॉन परमिएबल स्ट्रेटा होने के कारण से जो पानी चाहे सूवेज के लीकेज से हुआ होगा, बरसात के कारण से हुआ होगा, जो वाटर सप्लाई की पाइपलाइन में लीकेजेस के कारण से हुआ होगा, वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होकर के नीचे धरातल पर बढ़ रहा है और उसके कारण से ये इस तरह की चुनौती खड़ी हुई है। इसको पार पाने का जो सुझाव उन्होंने दिया था वो भी ये था कि हम इस पानी को निरंतर निकालते रहें ताकि वहां पर जो है जल स्तर को हम ठीक से मेंटेन कर पाए। मैंने राज्य सरकार को सजेशन दिया था कि इंस्पाइट ऑफ पानी को हम निकाल करके और जो है सुवेज सिस्टम में डाल दें और सुवेज पर लोड बढ़ाएं, उसकी बजाय वो पानी हम जानते हैं वो पोर्टेबल वाटर नहीं है, लेकिन उस पानी को इंडस्ट्री के लिए उपयोग किया जा सकता है, उस पानी को रॉ वाटर की तरह से उपयोग किया जा सकता है जहां जहां उसका उपयोग किया जा सकता है। मैंने राज्य सरकार को पत्र लिख करके भी कहा था कि इस पानी को उपयोग करने के लिए एक पाइपलाइन डाल करके इंडस्ट्री को इस पानी को दिया जाना चाहिए। जो पानी हम निकाल रहे हैं इस पानी का ठीक से उपयोग हम करें ताकि फ्रेश वाटर पर लोड कम किया जा सके और सुवेज ट्रीटमेंट पर भी लोड कम किया जा सके। इस दिशा में हमको काम करने की आवश्यकता है। ये इस आपदा में भी हमको अवसर तलाशना पड़ेगा और यही एकमात्र विकल्प जोधपुर के सामने है। यानी आप पुरजोर मेहनत और कोशिश कर रहे हैं न सिर्फ जोधपुर के लिए, लेकिन जल शक्ति मंत्रालय जो है शक्ति के तौर पर उभरे। और इस बीच में बता देना चाहती हूँ हमारे साथ मनोज तिवारी जी जुड़ चुके हैं, सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सिलसिले को आगे बढ़ाती हूँ। आपने कहा कि जो इस वक्त हमारी मजबूरी है उसको हम मजबूती बनाएं, जो आपका आखिरी सेंटेंस था। सरकार की आज की तारीख में मजबूती क्या है और मजबूरी क्या है, अगर मैं मंत्री जी आपसे पूछूं तो? मुझे लगता है मजबूरी का शब्द जो है हम न तो जानते हैं न पहचानते हैं। आपकी डिक्शनरी में नहीं? हम काम करते हैं, हमारी डिक्शनरी में नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार है, यहाँ सिर्फ मजबूती का ही विषय होता है। हम पूरी ताकत के साथ में देश को बदलने में, देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प को लेकर के देश के 135 करोड़ लोगों को एक साथ आगे बढ़ाते हुए देश के हर क्षेत्र को, हर वर्ग को, हर हिस्से को एक साथ आगे बढ़ाते हुए हम काम कर रहे हैं और मजबूती के साथ में, सधे हुए कदमों के साथ में लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और उसको आज भारत में बैठे हुए लोग नहीं, भारत से बाहर बैठे हुए लोग भी, पूरी दुनिया जो है इसको स्वीकार करती है। मेरे विपक्षी मित्रों से भी यदि कहेंगे अकेले में कभी आपको अवसर मिले, क्योंकि ऐसे अवसर आपको मिलते हैं अनौपचारिक चर्चा में, आप चर्चा करके देखिएगा, वो दाएं बाएं देखेंगे कि कोई देख और सुन तो नहीं रहा है और इस बात को स्वीकार करेंगे कि देश मजबूती के साथ में, सधे हुए कदमों के साथ में, मजबूत नेतृत्व के साथ काम करता हुआ आगे बढ़ रहा है।
लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मजबूत तो वो हैं क्योंकि आप सब इकट्ठे हो गए हैं, इंडिया जीतेगा, उनका ये मिशन है, उनका ये टारगेट है और उन्होंने कहा इस बार बीजेपी को हराएंगे, एनडीए को हराएंगे, इंडिया को जिताएंगे। ऐसी बातें उन्होंने मैंने कहा ना 2018 में भी की थी, लेकिन 2019 में सुपड़ा साफ हो गया था, एक बार फिर उसकी तैयारी जो है वो प्रारंभ हो गई है। लेकिन आपको वो गठबंधन लग कैसा रहा है? उसका कोई एक नेता, कोई ऐसा जो आपको लग रहा है कि आगे लेकर जाएगा? एक ऐसी बारात जिसमें जितने बाराती हैं वो सब बिहाने की लार टपक रही है जिनके मुंह से, जो सब दूल्हा बनना चाहते हैं, वो बारात किस तरह से सफल होगी आप सब जानते। लेकिन वो कह रहे हैं आपको चारों तरफ से घेर लिया उन्होंने। नो कॉन्फिडेंस मोशन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मैंने कहा ना, इंतजार करिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन पे बहस हो जाने दीजिए। आज आपको बताता हूं, जिस दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बहस होगी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वक्ता जैसा बोलना शुरू करेंगे, या तो वो सुनने को राजी नहीं होंगे, उनमें सुनने का सामर्थ्य नहीं होगा, व्यवधान पैदा करके रोकने की कोशिश करेंगे और यदि सफल नहीं होंगे तो मैदान छोड़ करके भागते हुए दिखाई देंगे। आज आप अपनी किताब में लिख लीजिएगा, अक्षर से यही होने वाला है। हम इंतजार करेंगे। आप मंत्रालय यहीं का संभालेंगे या इधर उधर रूट बदलेंगे अपना? अभी देखिए, मैं जिस विचार परिवार से आता हूं, वहां कौन व्यक्ति क्या करेगा ये निर्णय करना, मैंने पहले भी कई बार कहा है, यह निर्णय करना व्यक्ति का विशेषाधिकार नहीं है। यह निर्णय करना परिवार के वरिष्ठ लोगों का अधिकार है। सामान्यतया जब कोई व्यक्ति छात्र संघ का, विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष बनता है, वो तुरंत ही आगे अपने लिए राजनीतिक सरजमीन की तलाश करता है। मैं ऐतिहासिक मतों के साथ में विजयी होकर के और छात्र संघ का अध्यक्ष चुना गया था 1992 में। 93 में जब सब लोग राजनीतिक क्षेत्र में जाने की कोशिश कर रहे थे, हमारे साथी जो थे, तब मुझे विचार परिवार ने कहा कि तुमको, मेरे मेंटर्स ने कहा कि तुमको देश के सीमाओं पर जाकर के काम करना चाहिए। मैंने 20 साल तक देश की सीमाओं पर काम किया। वरिष्ठ जनों ने तय किया कि अब तुमको राजनीतिक क्षेत्र में जाकर के काम करना चाहिए। मेरी उपयोगिता वहां समझी, मैं आज इस दायित्व के साथ में काम कर रहा हूं। कल अगर संगठन यह निर्णय करे कि मुझे संगठन में काम करना चाहिए, परिवार यह निर्णय करे कि मुझे जाकर के वनवासी कल्याण परिषद में काम करना चाहिए, मैं जहां तय होगा वहां उसी उत्साह, इसी ऊर्जा, इसी संकल्प और इसी शक्ति के साथ में उस साधना पथ पर आगे बढ़ूंगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं जहां कहीं भी काम करूंगा, अंततः लक्ष्य एक ही होगा, और वो होगा भारत माता की जय करना। जहां भी काम करूंगा वहां भारत माता की जय के लिए काम करूंगा। इसलिए जिस भी क्षेत्र में काम करूंगा वहां ऊर्जा भी यही होगी, संकल्प भी उतना ही दृढ़ होगा और गति भी यही बनी रहने वाली है। तो अब मैं सीधा सवाल पूछ लेती हूँ, गाड़ी एकदम सीधा ले जाती हूँ। क्या गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री हो सकते हैं अगर चुनाव जीते? मुझे लगता है ये कहीं प्रश्न ही नहीं है, और ये प्रश्न ही बेमानी है, क्योंकि ये तय करने का अधिकार, वैसे फिर मैं कहूंगा कि यह तय करने का अधिकार पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास में और परिवार के वरिष्ठ लोगों के पास में है। वो ये तय करेंगे कि मुझे जाकर के अगर राजस्थान में काम करना है, मुझे राजस्थान में काम करना। मैंने कहा कि इससे आगे बढ़ करके, मैं तो उससे भी आगे बढ़ करके कहा कि अगर वो कहेंगे कि वनवासी अंचल में जाकर के वनवासियों के बीच में काम करना है, तो भी मेरे लिए उतनी खुशी, उतनी प्रसन्नता, उतनी जो है उत्साह के साथ में काम करने का एक दुर्लभ अवसर होगा। लेकिन वहां जमीन के क्या हालचाल है? आपका आना जाना तो हो ही रहा है लगातार। निश्चित रूप से आना जाना भी है, और मैं बहुत जमीन से जुड़ करके काम करने वाला कार्यकर्ता हूं। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि राजस्थान में नया इतिहास रचा जाएगा। देखिए, जब 2013 का चुनाव होने वाला था, जेसी साहब बैठे हैं, इनको स्मरण होगा, यही कांग्रेस पार्टी सरकार में थी, माननीय अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे। सरकार के आखिरी 6-8 महीने बचे थे, इसी तरह की योजनाओं का अंबार खड़ा किया गया था, नई नई घोषणाएं की गई थी। अखबारों के पन्ने जिस तरह से आजकल पेज 1, पेज 2, पेज 3 जैकेट्स आते हैं, वैसे जैकेट्स छपते थे। ये कोई पता नहीं कहां से एक संस्था ने ढूंढ करके मुख्यमंत्री नंबर 1 घोषित कर दिया था। हिंदुस्तान भर के अखबारों में उसके अखबार एडवर्टीजमेंट होते थे, सारे हिंदुस्तान के चैनल्स में उसके मुख्यमंत्री नंबर 1 के बधाई संदेश छपते थे। लेकिन प्रदेश की जनता ने 163 सीट, 81.5% सीटों का मैंडेट देकर के बीजेपी को सत्ता में भेजा था। अब की बार वो इतिहास भी जो है एक नया इतिहास बनेगा, वो रिकॉर्ड भी टूटने वाला है। राजस्थान में जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह से सरकार ने तुष्टीकरण की नीति के साथ में काम किया,
जिस तरह से राजस्थान में कुर्सी के द्वंद्व के चलते हुए राजस्थान में जिस तरह के से अराजकता की स्थिति पैदा हुई है, राजस्थान को जिस तरह से भ्रष्टाचार की राजधानी बना दिया गया, राजस्थान को जिस तरह से बलात्कार की राजधानी बना दिया गया, राजस्थान को जिस तरह से गैंगरेप्स की राजधानी बना दिया गया, राजस्थान में जिस तरह से माफिया राज सक्रिय हुआ है, राजस्थान में जिस तरह से एक्सटॉर्शन के लिए थ्रेट कॉल्स जिस तरह से आते हैं, ये आप मीडिया के लोगों के पास में तो ये टूल है, वरना आपके जैसे जो एक स्तर पर ऊपर जाने वाला हर व्यक्ति, कोई भी किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति जो है वो एक्सटॉर्शन की कॉल से अछूता नहीं रहा है। ये जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति राजस्थान में हुई है, और उसके उलट राजस्थान 1 नंबर हुआ है जिसके बारे में चर्चा नहीं होती। राजस्थान पेपर लीक में 1 नंबर पर है, राजस्थान महिलाओं के प्रति अपराध में 1 नंबर है, राजस्थान बेरोजगारी में, ये मैं नहीं कहता, ये सरकारी आंकड़े कहते हैं, राजस्थान बेरोजगारी में 1 नंबर पर है। राजस्थान की जनता एक एक दिन गिन करके इंतजार कर रही है। राजस्थान का किसान अपने साथ हुए धोखे का बदला लेने के लिए इंतजार कर रहा है, राजस्थान का युवा अपने साथ हुए धोखे का बदला लेने के लिए इंतजार कर रहा है। नहीं, लेकिन आप देखिए जिस दिन चुनाव होगा एक लेकिन नया इतिहास रचा लेकिन जाएगा। कंपटीशन, पहले आप जितने भी इतिहास के पन्ने पलट कर देख लीजिए, हमेशा ये हुआ है कि सरकार रोटेशन मोड में रही है। ये पहली मर्तबा है जब अशोक गहलोत खड़े होकर चैलेंज कर रहे हैं और स्थिति बिल्कुल क्लियर नहीं है, बड़ा 50-50 मामला लग रहा है। उनको अपने काम पर, उनको राजस्थान की जनता पर पूरा यकीन है कि इस बार वो आपको भयंकर वाला चैलेंज देने वाला है। रूबिका जी देखिए, अब डिजिटल मेमोरी का युग आ गया है। पहले पुराने जमाने में ऐसा होता था कि नेता बोल करके और फिर खिसक जाते थे, उनको ढूंढ जो है वापस कोई याद दिला सके या वापस दिखा सके ऐसे प्रमाण नहीं होते थे। आजकल डिजिटल जमाना है। 2013 के सारे डिजिटल रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, 2013 के चुनाव के पहले के अखबार में पन्ने उठा करके देख लीजिए, यही स्टेटमेंट थे कि अब की बार इतिहास बनेगा, अब की बार सरकार कंटिन्यू करेगी, हमारी योजनाएं और हमारी सरकार द्वारा किए गए काम के आधार पर हम एक बार फिर सरकार में आने वाले हैं। 21 रह गए थे, और मैं नहीं कहता, अगर मैं कहूंगा तो वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट होगा। पार्टी के विधायकों में, पार्टी के नेताओं में होड़ मची है। एक विधायक फ्लोर पर खड़े होकर के ये कहती हैं या कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे कह रहे हैं, कुछ कहती हैं कुछ कहते हैं, कि अब की बार हम बस में बैठने लायक जितने भी नहीं बचेंगे। सरकार में मंत्री पद का दर्जा और उसके भी ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार वो फ्लोर पर खड़े होकर के कहते हैं कि जी ये मंत्री जो हैं वो भ्रष्ट हैं, और मंत्री पर नाम लेकर के जो है वो आक्षेप लगाते हैं, और वो कहते हैं कि इस तरह का स्थिति रही तो हम जो है सिटी बस में जाने जितने बचेंगे। मंत्रिमंडल में साथ बैठने वाला कैबिनेट का सहयोगी 50,000 लोगों की भीड़ के सामने खड़े होकर के कहता है कि सरकार ने भ्रष्टाचार के सारी हदें पार कर दी हैं और अब की बार हम जो है फॉर्च्यूनर जितना बचेंगे। एक विधायक सब जो है सदन के पटल पे खड़े होकर के कहता है कि हम इनोवा जितने बचेंगे। मुझे लगता है कि जिस तरह के हालात हैं, अब की वो 3 व्हीलर में, ऑटो रिक्शा में परमिसेबल 3 से ज्यादा नहीं होते, इतने ही मुझे लगता है कि बचने वाले हैं। तो वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि चेहरा बता दीजिए कौन होगा। जैसे आप इंडिया से सवाल पूछते हैं कि चेहरा बता दीजिए प्रधानमंत्री का, वैसे वो आपसे जिस पूछते हैं। पार्टी के पास में दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेतृत्व, जिस पार्टी के पास में दुनिया का पर सबसे मजबूत प्रधानमंत्री जी नेतृत्व, थोड़ी चुनाव लड़ेंगे। उसके चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। पार्लियामेंट्री बोर्ड जो तय करेगा, विधायक मिलकर के जिसको नेता चुन लेंगे, बहुत सारे लोग हैं जिसको नेता चुन लेंगे, वो मुख्यमंत्री बने और वो सरकार सफल हो। हम पूरे प्राण और प्रण की ऊर्जा के साथ में हम सब मिलकर के उसकी सफलता के लिए काम करें। लेकिन वो भी आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आपके यहाँ गजब की गुटबाजी है, अलग अलग खेमे बने हुए हैं, आपका खेमा अलग देखिए, है, मुझे तो किसी तरह का और कोई नेता खेमा नजर नहीं अलग आता है, जोशी साहब का खेमा हम सबका अलग है। नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। हम सब के लिए जो है प्राथमिकता हमारा कमल का फूल है, और हम सब मिल बैठ करके साथ विचार करके, 2 दिन पहले भी हम सब ने मिल बैठ करके साथ विचार करके एक साथ सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, इस बात का उद्घोष किया है। मुझे लगता है कि ये जो खेमेबंदी, गुटबाजी, जो आपसी मतभेद है, ये जो धरातल पर है, उससे ज्यादा मुझे लगता है कि मीडिया के द्वारा खड़ा किया हुआ एक जो है शगुफा मात्र है, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। न कोई मतभेद है, न कोई मनभेद है, न कोई विचार भेद है। एक लक्ष्य को लेकर के
कि हम राजस्थान में पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे और 2024 में नरेंद्र मोदी जी को वापस प्रधानमंत्री बनाने के लिए 25 की 25 लोकसभा सीटें वापस जीतेंगे। इस संकल्प के साथ में हम सब लोग एकजुट होकर के, एक विचार, एक राय होकर के काम कर रहे हैं। तो फिर मुख्यमंत्री कौन होगा? मैंने कहा कि वो तय करना ये तो पार्लियामेंट्री आपने बोर्ड का इतने- विशेष अधिकार है। मैं कैसे तय कर सकता हूं? मैं तो पार्लियामेंट्री बोर्ड का सदस्य भी नहीं हूं। जो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा वो मुख्यमंत्री होगा। हम सब मिलकर के उसको मजबूती प्रदान करने के लिए काम करेंगे। नहीं, पर इतनी कॉन्फिडेंस के साथ कि जनता आपको जिता देगी ये तो कह दिया, लेकिन जीत के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा ये क्यों नहीं कह पा रहे हैं आप? देखिए, इसको तय करने का अधिकार जिनके पास में, ये वही कह सकते हैं ना। किसी व्यक्ति विशेष के पास अधिकार नहीं, ये अधिकार पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास में। लेट देम डिसाइड। अगर पार्लियामेंट्री बोर्ड आज जो है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के सर्वे सर्वा होते हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम क्या जो है, हम सामूहिक नेतृत्व के साथ में लड़ रहे हैं। कल पार्लियामेंट्री बोर्ड रिजॉल्व कर दे, किसी का भी नाम घोषित कर दे, वो किसी का भी नाम हो सकता है। आप सब हम साथ सब लोग देंगे। मिलकर के साथ में उसके लिए काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है रूबिका जी, यहाँ किसी तरह का मतभेद होता नहीं है। हम सब लोग व्यक्ति के लिए काम नहीं करते, हम विचार को लेकर के काम करते हैं। हम अपने विचार कि अंत्योदय की परिकल्पना के साथ में उस पथ पर चलते हुए हम इस देश को जो इस सम्मान का अधिकारी है, उस सम्मान को प्राप्त कराने के लिए हम सब लोग काम करेंगे। न रुकेंगे, न थमेंगे, न झुकेंगे, न बंटेंगे। हम एक सब पार्टी, एक होकर के काम करेंगे। एक लक्ष्य। इस लक्ष्य के साथ में काम करते हैं। तभी आप उठा करके देख लीजिएगा, आज जब से भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई है, हाँ। तब से भारतीय जनता पार्टी में कभी वर्टिकल स्प्लिट नहीं हो पाया। तो आप कह रहे हैं एक पार्टी एक लक्ष्य आपका। इसी तरीके से एक और चर्चा का विषय बना है एक देश एक कानून, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। इस पर आपकी सरकार का क्या मत है और आप लोग कितना आगे बढ़े हैं? मुझे लगता है कि अभी जिन प्रक्रियाओं से किसी भी कानून को बनने के लिए गुजरने की आवश्यकता होती है, उन प्रक्रियाओं का दौर चल रहा है। जब समय आएगा, देश की अब जो है अपेक्षा के साथ में, जब समय आया था कि 370 पर निर्णय होना था, आप में से किसी ने भी उस पर चर्चा की या नहीं की होगी, लेकिन समय आया, सही समय पर राकुल निर्णय हुआ। इसका भी जिस दिन सही समय आएगा, देश अपेक्षा कर रहा होगा, उस दिन निश्चित रूप से ऐसे जो है निर्णय होगा और समय आने पर पार्लियामेंट अपना काम करेगी। अभी तो प्रक्रियाधीन है, करने दीजिए उसको। आप यूसीसी के पक्ष में हैं? मुझे लगता है कि ये विचार का विषय नहीं है कि इस पर अभी कोई टिप्पणी की जानी चाहिए। जब जिस पर न्याय मंत्रालय बात कर रहा हो, जिस पर अभी तक पार्लियामेंट में जिस विषय पर चर्चा भी प्रारंभ नहीं हो, मुझे लगता है कि मेरे स्तर पर उस पर कोई टिप्पणी करना अनुचित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जल शक्ति मंत्रालय का जिन पर जिम्मा है वो इस वक्त आपके सामने थे और बेबाकी से अपने सारे बातों को रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गजेंद्र सर। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी जेसी सर से आप मंच पर आए और मनोज जिज्ञासी जी से फॉर मोमेंटो गिफ्टिंग।